राइट, वेलकम टू द इनसाइड स्टोरी। माय नेम इज आरकेबी, दैट इज राजीव के बजाज। और कल जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, यानी बीफ को लेकर के कि क्या बीफ के ऊपर जो पाबंदी है वो असल में किसके हित में है, इसका जवाब तो खैर मिला नहीं। इसके बावजूद के आचार्य धर्मेंद्र हों, वेंकटेश आब्दे जी हों, अन्य लोग हों, बहुत एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। क्यों कंग्रेचुलेट कर रहे थे मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि जब हम लोगों ने किसानों से बात करी, हम लोगों ने अन्य लोगों से बात करी, पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पे, खैर उत्तर प्रदेश में तो ये कानून लागू होता ही नहीं है, वहाँ पर सब लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, जो ढोर जानवर जो बूढ़े हो जाते हैं, इसके बजाय कि उनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी दर्द में, बीमारी में, और इसके बजाय कि वो कर्रा कर्रा कर मर मर के जिए, उनको कसाई को दे दिया जाता है। लेकिन अब सरकार ने एक कानून बना दिया कि भाई जो बुलॉक्स हैं, बुल्स हैं, उनका भी स्लॉटर नहीं होगा, यानी यू कांट गेट बीफ, which means an entire industry has been virtually destroyed. The entire source of protein of various people has been closed, which means you are stopping people from eating and you're not providing them with an alternative, and there is no explanation for this. Number two, as if this was not enough, अगर यही काफ़ी नहीं था, और क्योंकि ये मेजर जो है ये डायरेक्टेड है मुसलमानों के ऊपर, अब आपने क्या किया, जो 5% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों को मिली थी वो भी आपने विड्रॉ कर ली। अब इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अबू आसिम आजमी। आसिम भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहब। आसिम भाई, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आपको हैप्पी होली कहूं, लेकिन मैं इसमें हैप्पी क्या बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हैप्पी तो कुछ है ही नहीं। कल बीफ के ऊपर बैन लगा दिया गया, यानी बीफ के ऊपर तो खैर बैन नहीं लगाया है, बफलो मीट अभी भी अवेलेबल है, भैंस का मांस खाइए। और मतलब कि जो बेचारा, और इसमें 90% मुसलमान अफेक्ट होंगे, बाकी दलित जो हैं वो भी खाते हैं। मेरा ये कहना है कि, और दूसरी चीज़, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दी गई थी कोर्ट द्वारा, जी, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। अब मेरी ये समझ के बाहर है आखिरकार ये सरकार चाह क्या रही है। सबका विकास सबका साथ बात कर रही थी, और ये कर क्या रही है, क्या चाह रहे हैं ये लोग। मतलब मैं हिंदुस्तान का ये क्या चाह रहे हैं, एक बार फिर बंटवारा चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट पोलराइजेशन कर रहे हैं। देखिए, जहां तक ये इसका स्लॉटरिंग वाला मामला है जी, ये मुसलमानों को 10% नुकसान होगा, 90% देश के किसानों को नुकसान होगा जी, महाराष्ट्र के। जी, दुरुस्त बात है। आप इतने सालों से देख रहे हैं, अगर देश में सबसे ज्यादा किसानों का कहीं सुसाइडल हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, वो तो महाराष्ट्र में अधिक नंबर महाराष्ट्र है। जी हाँ। और महाराष्ट्र का किसान जब उसके जानवर जब बेकार हो जाते थे, स्लॉटरिंग के काबिल, जब फार्मिंग के काबिल नहीं रहते थे, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता था कि these animals are fit for slaughter, फार्मिंग, yes, नॉट फिट फॉर फार्मिंग, तब उसकी स्लॉटरिंग होती थी। जी, दुरुस्त बात है। अब उसकी जो फार्मिंग के लिए फिट नहीं होगा तो उसको अब तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, वो बेच नहीं सकता है। तो जो जानवर का इसको 30-35 हजार रुपया मिलता था, 10-15 हजार मिला के वो नया जानवर खरीदता था, तो 30-35 हजार रुपया उसे मिलेगा नहीं। अब एक ये नुकसान हो गया उसका। दूसरा, इसको खिलाना पड़ेगा जब तक वो जीवित रहेगा। तो सरकार पहले उस जानवर को खरीदे और कैटल फार्म बनाए, उनको जब तक जिंदा रहेंगे खिलाने का बंदोबस्त करे। जब इंसानों को नहीं खिला पा रही है तो जानवरों को क्या खिलाएगी ये सरकार। अरे जनाब, यहाँ पर सिर्फ खिलाने की बात नहीं है, पानी की भी बात है। यहाँ पर किसानों को मतलब खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब आप जो हैं, पुराने बैल हो गए, पुरानी बुलक्स हो गई, उनको जा करके अब आप रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके लिए आप अलग से आश्रम बनाएंगे। यहाँ पर सड़क पर लोग भूख के मारे मर रहे हैं, और यहाँ पर आप बैलों के लिए आप आश्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कर क्या रहे हैं। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं करना। आसिम भाई, आप ये बताएं कि सरकारें ऐसे चलती हैं क्या, आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल सरकारें ऐसे नहीं चलती। लगता है कि आज ही जो इनको धर्म मालूम पड़ा है जी। 1947 से देश आजाद हुआ है जी। और अब अकबर बादशाह ने भी उस वक्त जमाने में, मुस्लिम बादशाहों ने भी गाय की स्लॉटरिंग पे रोक लगाई थी जी। आज भी गाय की स्लॉटरिंग पर रोक है। हम सब ये मांग करते हैं कि गाय की स्लॉटरिंग पर रोक रहना चाहिए, परंतु धर्म से अगर ये आज के पहले क्यों नहीं जोड़ा इन्होंने, आज इसको जोड़ रहे हैं।
आज भी अगर बंगाल में जाइए, बंगाल में आज जो गाय की स्लॉटिंग हो रही है वहां भी रोकना चाहिए। केरला में भी हो रही है जनाब, केरल में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, हर जगह। यार क्या बात कर रहे हैं आप? ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो फिर कहीं धर्म है कहीं नहीं है, ये क्या मतलब होता है इसका? नहीं, लेकिन आसिम भाई यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पर ये बनती है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बीफ कहीं से एक्सपोर्ट होता है वो हिंदुस्तान से होता है। ये सबसे ज्यादा आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। अब आप इसको भी, आप इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। एक बेचारे जो वर्कर हैं, वो जो सुबह से शाम तक अपना काम करता है, दिहाड़ी देता है, उसकी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो भी आप खत्म कर रहे हैं। आज की तारीख में बीफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है 180 रुपए पर किलो पे। जो बकरे का मटन है वो 250, माफ कीजिएगा, 450 रुपए का है। अब आप ये बताएं, आप तो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, अब आप ये बताएं कि वो आदमी खाएगा क्या खाएगा? मेरी ये समझ के बाहर है। मतलब मैं इसको, ये दिस इज नॉट व्हाई वी इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट। ये लोगों ने इनको चुनाव में जिता करके भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि आप ये तय करें कि कौन आदमी क्या खाएगा। इसका क्या मतलब हो गया जनाब, बताएं। नहीं, बहुत ही गलत कदम उठाया गया है, और ये होगा कि ये चोरी से कटेगा, और इसके जो है पुलिस पैसा लेगी, हफ्ता लेगी, लोग जेल जाएंगे जी, लोग पैसे देकर रिश्वत चलेगी, और जो है इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, इकोनॉमिकल हालत खराब होगी, किसान की आत्महत्या बढ़ेगी। ये सारी चीज पे सरकार को सोचना चाहिए। आजम भाई, सिर्फ यही बात नहीं है, आप तो कह रहे हैं चलिए इलीगल स्लॉटर होगा, उसमें पुलिस हफ्ता खाएगी, लेकिन इलीगल स्लॉटर जब होगा इसका मतलब बहुत अनहाइजीनिक होगा, गंदे तरीके से होगा। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होगा सर्टिफाई करने के लिए कि ये गोश्त ठीक है कि नहीं है। तो मतलब पुराने जानवर होंगे, डिजीज जानवर होंगे, बीमारू जानवर होंगे, उनका भी गोश्त बटेगा। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज जो हुई है कि मुसलमान बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो 5% की रियायत दी गई थी वो हटा दी गई है। अब तो ऐसा लग रहा है, अब मतलब लोगों के कम्युनिटी के बीच में अब तो ये लग रहा है कि भाई ये सरकार जो है ये एंटी मुस्लिम है क्या? आसिम भाई देखिए, सरकार खुली एंटी मुस्लिम है। ये सरकार जो है जी खुलेआम, जब हाई कोर्ट ने 5% एजुकेशन में लीगल कर दिया, मुसलमानों के लिए ओके कर दिया, माइनॉरिटीज के लिए ये लोग लीगल किया जो है ये करके उसकी बिल भी पास नहीं कर रहे, उसके जीआर को भी कैंसिल कर दिया, और सरकार ने 16% मराठा रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया था जी। कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं जी, उसका अपोज नहीं कर रहे हैं जी, उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मिल गया था उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो खुलेआम हो गया कि मुसलमानों को दुश्मन, मुसलमानों को इस देश के अंदर उनको कोई भी चीज मिलना नहीं चाहिए, मुसलमान 2 नंबर का शहरी बने। ये देश, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफियर करके ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और देश को कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अबू आसम आजमी जी, आप ये बताएं, आपने खुद ने देखा, हम सब लोग सरप्राइज हो गए, हम सब लोग हैरान हो गए। ये मानते तो थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, ये जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार मेजॉरिटी आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा बहुमत इस वजह से नहीं आया है कि उन्होंने हिंदुत्व की बात करी, उन्होंने विकास की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, सबका साथ सबका विकास, इसकी बात करी। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह दिख नहीं रहा है कि इस किस्म के कदम उठाने से उनका खुद का जो वोट बैंक है वो खत्म होने वाला है? जनाब बताएं। बिल्कुल वोट बैंक खत्म होगा, और ये बता दिया देश ने, दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि उनके अंदर हिंदुत्व या सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का कोई भी लेना देना नहीं है। देश अगर विकास की तरफ बढ़ाएंगे तो ही वोट मिलेगा। एक बार झूठ बोलकर इनको वोट मिला है, मुझे लगता है आने वाला दिन इनके लिए खराब होगा। जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपके ऊपर बार बार इल्जाम लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर, आपके ऊपर, कि आप लोग टोटली प्रो मुस्लिम हैं। आप ये बताएं, क्या उत्तर प्रदेश में आपने कितने ऐसे कदम उठाए हैं जो एंटी हिंदू हों? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता मुलायम सिंह यादव पक्का हिंदू है जी, पक्के हिंदू, जो रोजाना सुबह हनुमान की पूजा करते हैं जी। वो एंटी हिंदू कैसे काम कर सकते हैं? वो सेकुलर इंसान है, जो देश का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी वहाँ कर रही है। आज तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था आसिम भाई, सवाल मेरा ये था कि मुलायम सिंह जी, जिनको मौलाना मुलायम के नाम से हर एक कोई उनके ऊपर मुलम्मा चढ़ा दिया है, आज तक कभी मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने कभी धर्म की बात करी नहीं है प्रशासन में। अरे जो प्रशासकीय अधिकारों में जिसको जो मिलना है वो दीजिए। कहने का मतलब ये है भाई, ये प्रशासन है और ये राजनीति है, इसमें धर्म कहां से आ गया? मेरा ये कहना है। अब यहां पर बार बार धर्म के नाम से जान के आप जो हैं कुरेद रहे हैं एक कम्युनिटी को, तो वो कहां तक सही है आप ये बताएं। और इस वक्त मुसलमानों में क्या फीलिंग चल रही है ये आप बताएं। आसिम भाई जरा खुल के बोले यहाँ पे प्लीज। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मुसलमान जो है आज परेशान है। मुसलमानों को लगता है कि इस देश में उसका हक नहीं मिल रहा है। अगर वो अपने हक की बात कर रहा है और ऐसा नहीं मांग रहा है, वो
जब कमीशन बिठाया गया और कमीशन का चेयरमैन जो बने थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी। फडणवीस साहब जो हैं हमारे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, इनसे बहुत ज्यादा मालूमात थी उनको। जी जी। और उन्होंने कहा 10% रिजर्वेशन दो। मैं बीजेपी के तो कसूरवार है, कांग्रेस भी कसूरवार है। आसिफ भाई मैं जरा सा सुधार कर दूं, जो पहले सच्चर कमेटी बनी थी उसके जस्टिस सच्चर साहब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद तो जस्टिस रंगनाथ कमीशन बनी जिन्होंने 10% के 16% रिकमेंड किया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी। जो तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जी, कह रहे हैं कि हम जो है एडवोकेट जनरल से एडवाइस ले रहे हैं कि हम मुसलमानों के रिजर्वेशन में क्या कर सकते हैं। अरे हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि दे सकते हैं तो एडवोकेट जनरल से क्या एडवाइस ले रहे हैं। ये सरकार खुली जो है, खुले आम जो है इस देश में वो मुद्दा जो आरएसएस आजादी के पहले से लेकर चल रही थी, मुसलमानों को इस देश में 2 नंबर का शहरी बनाया जाए, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संविधान के खिलाफ काम करने वाली ये पार्टी है। ये पार्टी वही मुद्दा लेकर चल रही है। बार बार इनकी पार्टी से कोई न कोई आदमी ऐसा बयान दे रहा है, एक भ्रम पैदा कर रहा है देश के मुसलमानों के बीच में कि ये मुसलमान को हक न मिलने पाए और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश बहुत कमजोर होगा। आजम भाई आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आजकल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हार्वर्ड में हर साल उनका लेक्चर हुआ करता था, कोई 1-1.5 महीने के लिए वो लेक्चर दिया करते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद आप यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने फॉरेन क्वार्टरली रिव्यू में उनका एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की प्रगति तभी हो सकती है कि अगर मुसलमानों से उनका वोट ही छीन लिया जाए, कि मतलब वोट देने का ही हक ना हो मुसलमानों को। ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी में है और अलग अलग जगह पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अब तो बिल्कुल सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई हम ये चाहते हैं और ये नहीं चाहते। अब तक जो हमने चुनावी प्रचार में जो कुछ बोला इसका मतलब क्या वो झूठ था? आसम भाई नहीं बिल्कुल। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोले या ना बोले, लेकिन इनका एजेंडा ये है, वो ये समझते हैं कि इस देश के लोग जो है इनके इस एजेंडे को लेकर के इनको वोट देंगे। ये उनका भ्रम है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। देश का मैक्सिमम हिंदू देश का सेकुलर है, वो इस देश का तरक्की चाहता है, देश में धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा नहीं चाहता है। परंतु इनका भ्रम जो है ये जो कर रहे हैं, ये समझते हैं कि इनको इससे फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द इनकी आंखें खुलेंगी। आखिर में आसिम भाई, ये जो बीफ का जो मैटर है और उसके अलावा जो अभी रिजर्वेशन जो विड्रॉ हुआ है उसका जो विषय है, उसको लेकर के आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या आप कोर्ट में जाएंगे? क्या कोई ग्रुप है जो पीआईएल लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है? क्योंकि इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये कोर्ट तो उसी बात पे काम करता है जब कोई कानून बन जाता है, कोर्ट उसी को देख के फैसले देता है। जहां तक मामला इसका है स्लॉटरिंग का, स्लॉटरिंग के मामले पे आज जो है, जो यहाँ पे उसके व्यापारी लोग हैं, क्योंकि 500 एनिमल्स जो है आज स्लॉटर हाउस में खड़ा है और जैसे ऑर्डर आया उसको काटने को रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि एक भी यहाँ पे स्लॉटर हो नहीं सकता। अब वो लोग गए कोर्ट में आज एंट्री में ऑर्डर लेने के लिए, हमें स्टे दिया जाए और हमारे जानवर जो यहाँ पड़े उसको काटने का परमिशन दिया जाए। अभी मुझे खबर आई नहीं क्या हुआ आज वहाँ पे, लेकिन तैयारी सबकी है कि इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में किसानों की बातें बताई जाए कि देश को कितना नुकसान हो रहा है, उसको फैसला लाया जाए। क्योंकि कानून जो है वो गैर संवैधानिक है जनाब। ये कानून जो है इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। ठीक है, आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने साइन तो कर दिया 1995 का कानून जो लेकर के आई थी महाराष्ट्र असेंबली में, जो इतने साल तक 20 साल तक प्रेसिडेंट के पास पड़ा था, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया था। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से आदरणीय हमारे किरीट सोमैया जी ने साइन तो करवा लिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि कोई भी कानून अगर गैर संवैधानिक हो, सुप्रीम कोर्ट हैज एवरी राइट टू स्ट्राइक इट डाउन। तो अब क्या हम लोग उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं? जानना चाह रहा हूँ। नहीं जा रहे हैं, बहुत ताकत के साथ जा रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे काउंसिल रख करके सुप्रीम कोर्ट में जरूर जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी पूरी हो रही है जी। और जहां तक के एजुकेशन का सवाल है, जो 5% रिजर्वेशन दी गई थी, वो तो उसके लिए मांग की जाए, आंदोलन किया जाएगा, सरकार उसको बिल्कुल आए हाउस के अंदर। जी। और हाउस में भी इस मैटर को आप रेज करने वाले हैं? आप बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत जोर से सब लोग रेज करेंगे। सारी पार्टी के लोग, जितने भी एमएलए हैं, सब लोग अगर रेज करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल रेज करेंगे, सब रेज करेंगे। कांग्रेस ने बहरहाल कांग्रेस अपने समय में नहीं लाई, लेकिन अब कांग्रेस भी रेज करेगी।
आपसे ये जानना चाह रहे हैं आखिर में कि आपकी सलाह क्या होगी देवेंद्र फडणवीस जी को। देवेंद्र फडणवीस जी की अभी तक जो छवि थी बड़ी अच्छी थी, नए मुख्यमंत्री बने हैं, आप क्या चाहेंगे कि वो किस प्रकार काम करें, आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं कहना चाहता हूं फडणवीस साहब, आप बीजेपी पार्टी के जरूर मेंबर होंगे जी। आप एमएलए, जब आप चीफ मिनिस्टर बनकर आए तो आप किसी एक पार्टी के नहीं है, आप देश के हर महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के चीफ मिनिस्टर आप हैं, हर धर्म के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको इंसाफ करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के मुताबिक इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को उसका हक मिलना चाहिए, और आप हक से जो वंचित कर रहे हैं अपनी आंखें खोलिए और कम से कम सही तरीके पे, सही रास्ते पे चलिए, नहीं तो आप भी बहुत जल्द इस कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। जी, अबू आसम आसमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Right, Pradeep. On the one hand, we are a situation where we were all applauding this government. We were all applauding Mr. Devendra Fadnavis for the fact that he has taken a courageous step and said that, you know, there are certain areas of Mumbai which are going to be open all night. And we were all applauding the government. We are also applauding the government over some of the measures which have been introduced in the budget, not all. And also over the fact that the RBI has reduced repo rates, as a result of which the market touched new highs yesterday. It has touched new highs again today. And now this comes along. A, the ban on beef, and B, the withdrawal of 5% reservation for Muslims. You can't give something and take it away. That has been there in this country right from day one. 5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई दिस इज एज पर द लॉ, आप दे सकते हैं, because 16% reservation for Marathas was considered illegal, was deemed illegal, they have withdrawn the reservation for Muslims as well. Rather, they have not brought the bill in the assembly, as a result of which the ordinance granting this reservation has lapsed. Pradeep. Sir, the entire thing seems to be done in a very cool and deliberate act. There's no discussions, there's no talk about doing this, there's no talk that we are about to do this, there's no warning to any people on what basis we are doing it. There is nothing. It is just clear cut. They come and say immediately. Now, Animal Preservation Act, जिस प्रकार से presidential assent होके वापस आ गया, I mean, it is just overnight. It just came and hit the entire state. I mean, there was no talk, there was no discussion, there was no warning, and suddenly it is imposed. We see the reservation, the same thing. So the entire thing, earlier we should talk about Congress doing things to appease Muslims. Here we are having the BJP doing things to totally, create a divide in the entire country on the basis of religion, and trying to point out and say that one religion and the other. I mean, this kind of conflict, this kind of distinction between religions is going not in the letter and spirit of law. When you say the letter, okay, you call the reservations and various, आपने कानून के हिसाब से हर चीज को किया है, but the spirit, as a constitution always says, the spirit of law. No, but the letter of the law is also very clear. No, but hang on a minute. The letter of the law is also very, very clear, because the reservation bill, as far as minorities are concerned in institutions, has already been passed. The Supreme Court has held it to be legal. So, what is the letter of the spirit, the letter of the Constitution that you are talking about? As far as the letter of the law is concerned, it's very clear. The Bombay High Court has upheld the 5% reservation for minorities in educational institution. Now, if they wanted to challenge it, they should rightfully have gone to the Supreme Court. What they have done is they have allowed the ordinance to lapse, very clearly making themselves vulnerable to an order of the Supreme Court. Because rightfully speaking, the challenge lay in saying that they are aggrieved by the order of the Bombay High Court. That they have not done. What they have done is they have just allowed the ordinance to lapse. They have just not reintroduced the bill. As a result of which today, the 5% in reservation which was available to minorities has lapsed in Maharashtra. Pradeep. Exactly, that's what I'm saying. To say they are not implementing the law the way it should, and it has lapsed. And because it has lapsed, they have in fact, what you call exemption, as well as the letter is concerned, they have fulfilled that, but it's not as per spirit. And the second, the Animal Preservation Act, जिस प्रकार से cows के साथ bullocks, bulls, calves और blanket ban लेके आया. Now this kind of thing also is not good in the spirit of law, the spirit of the Constitution, because we have to see the letter and spirit. But here, right. If we have, the entire law is made to put some part of the religion above the other, or create differences between religion, or to create some kind of tensions and conflict between religions. This is not what our constitution. No, because as we discussed yesterday, कल जिस प्रकार हम लोगों का यहाँ पे डिस्कशन हुआ और हमारे साथ बहुत लोग थे कल, और ज़्यादातर लोगों का यही मत था, except of course for the Hindutva fringe, that includes Acharya Dharmendra and Venkatesh Abde, who are very, very happy of course that this has happened, क्योंकि उनको खुद को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, तो they are very happy. यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बनती है सामने कि जनाब हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, you cannot discriminate on the basis of religion, caste, sex,
creed, language, color. That is your constitution. So how can you do this? मेरा ये कहना है कि क्या ये स्टेट का मसला है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? Now tomorrow if the Muslims get up and say they demand a ban on pork, you cannot eat pork because it's supposed to be dirty, it's supposed to be unclean. Will the government go along with it? I don't understand this. Did they take the farmers' opinion into consideration before they decided to impose this ban on the slaughter of bulls and bullocks? Cow slaughter is anyway banned in this state. So did they take the opinion of all the stakeholders? As far as I know, they didn't. Pradeep. Exactly. So the constitution, the preamble, it swears by we the people hereby resolve to constitute India's sovereign, socialist, secular, democratic republic. There's 5 or 6 pillars that the constitution preamble talks about. Now, one after the other, we are told. If you look at what went before the elections, Modi was always taunting about this. He talked about pink revolution. He said pink revolution has overtaken the green revolution, where he talked about the beef meat and we being the biggest exporters of the beef in the world. And that is what we call pink revolution, and he's taking a dig at the Congress. And slowly by slowly, we see a cool, deliberate acts, one after the other, things that are happening, which talks about implementing of the RSS agenda. And this is the greatest threat to this country, because the entire foundations of our constitution, which is based on secularism, it will be destroyed. The erosion has already started, one after the other. एक के बाद एक जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि one law after the other law, one act after the other, it seems to be a coordinated effort, a chain of evidences, a chain of coincidences forming to a chain. Now this chain is towards one thing of Hindutva, imposing the Hindutva ideology. No, but what Hindutva? Country. Not even the Hindutva. The Hindutva as recognized by these people, these lunatic fringe. This is their Hindutva. This is not the real Hindutva. जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, हिंदू धर्म को अगर आप पढ़ेंगे, उस जैसा लिबरल और उस जैसा ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल एनकम्पासिंग कोई रिलीजन ही नहीं है. और उसको भी अगर आज की तारीख में आप टॉपसी टवी कर रहे हैं, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं एक डॉक्टर बत्रा को दिल्ली में, जो हर किताब को बैन कर रहे हैं, अगले दिन मुझे लगता है वो कालिदास का कुमार संभव और मेघदूत दोनों के दोनों वो भी बैन कर देंगे. मुझको ऐसा लगता है सबसे पहले वो, मुझे लग रहा है कि जहां तक के शिव पुराण का प्रश्न है, शिव पुराण की जो अभी ट्रांसलेशन निकली है गीता प्रेस गोरखपुर की, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात हो रही है. आप क्या महाभारत भी बैन कराएंगे? आप कामा सूत्र को भी बैन कराएंगे? आप रामायण को भी बैन कराएंगे? किसकी रामायण? वाल्मीकि की और कंबन की? क्या सिर्फ तुलसीदास की ही रामायण चलेगी और कोई नहीं चलेगी? मतलब ये सब चीजें जो है, जिस प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो बिल्कुल गलत है. आज की तारीख में द मुस्लिम्स आर समवेयर अराउंड 20 करोड़. 20 करोड़ मुसलमान इस देश में. क्या उस 20 करोड़ मुसलमान को आप क्या करेंगे? सब लोगों को स्टीमर्स में बिठा के, बोट में बिठा के क्या आप पाकिस्तान भेजने वाले हैं? क्या करने वाले हैं आप लोग? एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ स्पेसिफिकली एंटी मुस्लिम मेजर्स आप अडॉप्ट करते हैं. मतलब इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और कोई नहीं हो सकती. आखिरकार याद रखें प्रदीप जी, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं. 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, मेजॉरिटी में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वाज द हाईएस्ट, क्योंकि उसी टाइम पे राइट्स हुए थे, उसी टाइम पे इतने लोग मरे थे. अगर इफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड वांटेड एट दैट टाइम, they could have easily diverted from the one man one vote principle to only votes for Hindus and special electorates for Muslims. They could have done that. That proposal had come, where Pandit Nehru said no, we are a secular democracy, an all encompassing democracy. Everybody is part of this democracy, including Muslims, including Christians, including Parsis, including Sikhs, including Hindus, including everybody, including atheists. Now, how can we allow anybody who's just come into power, to destroy the basis on which this country was made? Pradeep. So the seeds, sowing the seeds of inequality, that has already begun. Because Modi on the floor of the parliament said that I will go by the constitution, but every act of his agents are totally against what he preaches in the constitution, when he preaches, what he talks in the parliament. Right. So you have a double speak, where in the parliament he speaks one language, and outside he allows his people to speak the other language. And if you see, one after the other state is going overboard to see that they seem to be fulfilling the ideology of the RSS. Yes. Whether it's Haryana, whether it's Maharashtra, whether it's अरे Madhya प्रदीप जी Pradesh. चलिए, ये तो बात कानूनी रही. मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ. चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रदीप नाम्बियाल भी हैं, और ऑफ कोर्स प्रदीप एंड आई आर देयर टुगेदर इन द शो. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बनती है
कि आप ही के सांसद, आप ही के मंत्री, आप ही की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रामजादे और किस वो जो दूसरे जादों की सरकार है वहां पर तो खैर भारतीय जनता पार्टी को मैं उम्मीद करता था कि सबक मिल गया होगा कि भाई सिर्फ 3 सीटें आपकी आई, लेकिन वहां तो आम आदमी पार्टी को भी सबक नहीं मिला। वो भी आज की तारीख में बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिहेव कर रही थी। तो वो भी दिन दूर नहीं है कि आम आदमी पार्टी की भी 3 सीटें आएंगी 5 साल के बाद, अगर इसी तरीके से वो लोग बिहेव करते रहे। खैर वो अलग बात है। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति, शी स्टिल देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर साध्वी प्राची, शी स्टिल ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कहती हैं कि जितने भी खान, मतलब सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान और आमिर खान इज माय फेवरेट एक्टर, इन सब की फिल्मों को आप बैन कर दीजिए, इनको बॉयकॉट कीजिए, इनको देखिए ही मत। साक्षी महाराज जी कहते हैं नथुराम गोडसे का मंदिर बनाएंगे। साक्षी महाराज जी कहते हैं एक एक हिंदू औरत को 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। What is going on here? What is going on? I mean, I find this reprehensible. I find this nauseating. In this day and age, in the 21st century, what we asked yesterday, what we asked Mr. Venkatesh Abdeo, the Secretary General of the Vishwa Hindu Parishad, is, are you sure what the date is today? आज हम लोग 5 मार्च 2015 में हैं, 5 मार्च 1125 में नहीं है। Pradeep ji. Exactly, sir. They are so for every Sakshi Maharaj, we got to know this. I mean, it's not that we are matched, but the point is the country is much bigger than these people. The country, when you have the parliament functioning, when you have the prime minister speaking one language, when you have the chief minister speaking one language, and then surreptitiously आप ऐसे कानून और ऐसे कानून पास करते हैं. All right, let me tell you again. The man who's responsible today for getting the president to sign on the dotted line, our very dear old friend Mr. Kiran Somaiya, otherwise a very good friend of mine, has refused to speak on this subject. उन्होंने कहा है कि इस सब्जेक्ट पर इस चैनल से, इस शो पर आरकेबी से वो बात नहीं करेंगे. Right, go ahead. So the seeds of inequality has already been shown. They are misinterpreting the mandate given by the people. Probably Modi and probably the Maharashtra government here believes the mandate was of Hindutva, which was wrong. The entire concept. I think that's foolish. It's foolish to believe that this. You see, they've come down to 3 seats. They've come down to virtually 3 seats, which is virtually zero. Exactly. जब भी आपने दिल्ली और मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, अगर वो इसी तरह चलते रहे, बैन ऑन बुलक स्लॉटर, बैन ऑन बीफ, 5% जो रिजर्वेशन है मुसलमानों के लिए उसको विड्रॉ कर लिया जाए, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जैसे 1984 में भारतीय जनता पार्टी की महज 2 सीटें आई थी, हो सकता है वो 2 भी ना आए. इस वक्त हमारे साथ है मौलाना दरियाबादी जी. नमस्कार. आदाब बजाज साहब. जनाब अली कैसे हैं जी? बहुत अच्छा. अरे भाई मैं आपको हैप्पी होली तो कहना चाहता था, लेकिन कुछ खास बहुत शुक्रिया आपको मुबारक. कुछ खास हैप्पी नहीं है तो इसलिए हैप्पी होली नहीं बोल रहा हूँ. त्योहार अपनी जगह है, हालात तो जिंदगी के चलते रहते हैं. जी जनाब ये बताएं कि भाई कल इन्होंने बीफ के ऊपर बैन लगा दिया महाराष्ट्र में. क्या महाराष्ट्र में बीफ नहीं बिकेगा? जी बिल्कुल. और दूसरी चीज अब आज ये कर दी है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था 5% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए, वो भी विड्रॉ कर लिया. मतलब वो क्या रहा है बजाज साहब? ऐसा है कि वो सब चुनावी जुमले थे, सबका साथ सबका विकास जी, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट जी, ये सब चुनावी जुमले थे. अब इन सबकी हकीकत सामने आ रही है जी. इन्होंने लाखों कुरैशियों को बेरोजगार कर दिया है जी. और जो अदालत ने जिसको 5% को जिसको जारी रखा था, इन्होंने उसको बैन कर दिया. एक तरह से अदालत की भी तौहीन हो रही है जी. दुरुस्त बात है. लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है. देखिए ये जो बीफ के ऊपर पाबंदी लगी है बजाज साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मसला है. दुरुस्त बात. मुसलमानों का मसला नहीं है जी. मुसलमानों का मसला नहीं है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं बाहर जो बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है जी. जितनी दवाएं बनती हैं इनकी जानवरों की हड्डियों से, जितनी दवाएं और जो चीजें बनती है खून से, चर्बी से, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, सब बाहर के हैं जी. जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोश्त बाहर, अगर उनको यहाँ इंटरनल मार्केट में गोश्त महंगा मिलेगा तो वो बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सरवाइव कर पाएंगे? That's right.
लेकिन यहाँ पर मौलाना दरबादी साहब सबसे एक मिनट सबसे पूरी बात सुन लें। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ, जानकारी देना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। कल भी हमने दी थी, आज भी दे रहा हूँ कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ प्रोडक्ट्स। बीफ प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है और एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में 90% नॉन मुस्लिम है। जी ज्यादातर नॉन मुस्लिम है सर। और मैं बताता हूँ आप। जी बताएं। ये जो किसान भूखों मर रहा है, जिनके पास अपना पेट भरने के लिए नहीं है जी, वो रोजाना 25 किलो चारा एक जानवर के लिए कहाँ से लाएगा? अगर एक किसान के पास 5 जानवर है तो दिन भर में कितना चारा वो उसको खिलाएगा? 100 किलो। गवर्नमेंट कितने शेल्टर्स बनाएगी? गवर्नमेंट के पास अगर इतना ज्यादा पैसा है तो उन किसानों को दे देना जो बेचारे भूखों मर रहे हैं। दुरुस्त बात है। और आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। तो ये जो है देश की इकोनॉमी पर हमला है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, इसको पूरे जोर शोर से सारे लोगों को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौलाना दरबादी साहब दूसरी चीज क्या है, लग ऐसा रहा है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुधार कर दे। लग मुझे ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो अलग अलग जगह पर हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि कुरेद के मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए ताकि कोई इंसिडेंट पैदा हो, ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि मुसलमान सड़क पर उतरे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या ऐसी फीलिंग आ रही है, बताएं जनाब। नहीं, हम तो इसको पहले से महसूस कर रहे थे कि पोलराइजेशन की सियासत है। कुछ न कुछ बयानात इस तरह के भड़काऊ अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग लोगों के आते हैं, अलग अलग साधुओं के आते हैं, अलग अलग साजियों के आते हैं। हुकूमत उन पर कोई पाबंदी नहीं करती। इनका मकसद ये है किसी तरह से पोलराइजेशन हो जाए जी, और वो पोलराइजेशन ही में इनकी कामयाबी। अभी दिल्ली में पोलराइजेशन नहीं हो पाया, इससे उनको 3 सीटें मिली हैं जी। और जल्दी अगर ऐसे ही हालात रहे तो पूरे हिंदुस्तान में इनको लोकसभा में भी 2 या 3 मिलेंगे, जैसे कि 2 इससे पहले रह चुके हैं। फिर ये उसी तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत से लोगों को कामयाबी हजम नहीं होती। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको कामयाबी हजम नहीं हो रही है। लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या करने वाले हैं? जहाँ तक माइनॉरिटीज का सवाल है, कोई नया माइनॉरिटी फ्रंट कोई बन रहा है क्या? हम लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? देखिए बहुत सारे इसमें अभी इसमें बातचीत चल रही है, मशवरे चल रहे हैं जी। बहुत से लोग कोर्ट में जाने की भी राय दे रहे हैं। कुछ लोग अवामी पुरअमन तहरीक शुरू करने की भी राय आ रही है। जल्दी 2-4 रोज के अंदर, हफ्ते भर के अंदर इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला सब लोगों के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज भी कुछ गए थे, आज भी कुछ कुरैशी गए थे, अपने जो कत्ल खाने के जो लोग हैं वो गए थे आज कोर्ट में एक एड इंटरिम इंजंक्शन लेने के लिए, एड इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए कि 500 के 550 जानवर इस वक्त आज की तारीख में कत्ल खाने में हैं। कि भाई क्या हुआ उनको? वो सब अभी वहाँ पर जानवर जितने मौजूद हैं उनको निकालने का भी मौका नहीं दे रहे। बजरंग दल के लोग पहले हर हर महादेव वहाँ करने पहुँच गए हैं जी। ये अब उसके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तो प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए हैं। साइन करने के बाद वो कानून नाफिज होने के लिए कुछ टाइम लगता है। जो भी कानून के जानकार है वो जानते हैं। परसों साइन हुआ, कल से वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गए और बजरंग दल वाले भी पहुँच गए। ये कौन सा कानून है देश का? जी जी। इस पर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग वहाँ जाकर कानून को हाथ में ले रहे हैं जी। और इस पर अदालत में जाना है या क्या करना है, इस पर अभी बातचीत चल रही है। अभी हमको ऐसी कोई बात अभी कह नहीं सकते जी। आखिर में आपको क्या लगता है कि सब लोगों को, जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं, सब लोगों को मिल करके, क्या आपको लगता नहीं है कि इन सब चीजों का मुकाबला करना चाहिए? आखिर ये देश हमारा है, ये देश किसी गैर का नहीं है। ये देश जो है किसी को मुफ्त में नहीं मिला है, हम लोगों ने लड़ के लिया है इस देश को। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सबका देश है, आपका भी, मेरा भी, प्रदीप भाई जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, उनका भी देश है, सबका देश है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हम लोग आराम से बैठ जाएंगे, अपना देश दे देंगे इनको? क्या मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे लोगों को मिल करके एक मरतबा फिर एक नई जंग आजादी लड़नी पड़ेगी जी। एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश में जो सारे लोगों का भाईचारा था एक मरतबा फिर से कायम करना पड़ेगा जैसे कि आजादी से पहले था जी। कुछ लोग जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, अभी मौजूदा हुकूमत की उसी पॉलिसी पर चल रही है जी। इसके खिलाफ सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा जी। और ये जल्दी हो जाएगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हालात इसी तरफ ले जाने, खुद ब खुद वो उस तरफ लोग खुद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे आखिरी सवाल, मौलाना साहब आखिरी सवाल, इस वक्त हमारे साथ है मौलाना दरबादी साहब खुद। मौलाना दरबादी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है जनाब के ये कहा जा रहा है कि भाई आप बीफ मत खाइए, आप बकरे का मटन खा लीजिए। अरे भाई वो ये कहाँ 180 रुपए पर किलो है, वो 450 रुपए पर किलो है, नंबर 1। नंबर 2, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं? अगले दिन अगर मौलाना दरबादी साहब खड़े होकर के कहें कि भाई
कुरान पाक में लिखा है कि खंजीर का जो मीट है वो बिल्कुल गलत है, नापाक है, उसको कोई नहीं खाए, और आप उसके लिए बैन डिमांड करें तो क्या सरकार बैन कर देगी? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, ये लोग इसी तरफ ले जाना चाहते हैं कि जो इनके नजदीक सही नहीं है जी, वो उसको सारे लोगों को उसी के ऊपर पाबंद करें, ऐसा नहीं हो सकता जी। ये अलग अलग धर्मों, अलग अलग विचारों का देश है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये गुलदस्ता है खूबसूरत, जिसमें हर रंग के फूल हैं। हमें इस पूरे गुलदस्ते की, इस पूरे बाग की हिफाजत करनी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में आना चाहिए। आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ। जी, मोहम्मद रवदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका गुजरात साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Right, you heard him, Pradeep. I think that's being very reasonable. That's a very, very reasonable comment. But my only thing is, why is the government being so unreasonable? Why are they doing this? Because if they do this, they are ultimately dividing the country. At the end of the day, what are you really doing? There is a possibility that you might be able to carry a bit of the extremist core Hindutva element with you. What about the rest of the people? What about the people who voted for you? They voted for development, they voted for new IT parks, they voted for a new India, they voted for a new non-corrupt, honest, transparent, non-VVIP India. They voted for an India which did not have a caste system. What are you trying to do? Pradeep. Sir, exactly, they have betrayed the aspirations of the people. Aspirations जो लोगों के हैं उसको betray किए हैं. The mandate is being misinterpreted as Hindutva mandate, which is wrong, totally wrong. The entire sentiments in the state today is against what the BJP has done. We call it arbitrary because arbitrarily, without even discussions, you come and impose the particular Animal Preservation Act and thrust it up the throat of the people. When you know every law, when you have discussions, there's thought, there's a process of interacting with each other, process of warning the people who are still utilizing that. You know, as you said, you got about 300 buffaloes, or the cattle out there. What do we do with the cattle? I mean, what the government has to, before implementing any law, there has to be a gap period where you discuss and arrive at a solution. You first of all, Pradeep ji, because you can't just superimpose things on the people. Pradeep ji, you have to bring all the stakeholders onto the table and say, hey, listen, this is what we are planning to do. Now, what are your objections? You have to invite suggestions and objections to the same. You can't really just impose something like this. Now, what do you do with all the cattle which is at the moment at the slaughterhouse? There are 550 heads of cattle at the moment at the slaughterhouse. What you going to do with them? You expect the butchers to take care of them? I mean, come on. Even the ordinances, the way they allowed it to lapse, I mean, there has to be some discussion. I mean, we are living in a democratic republic. It's not a banana republic. It is not a hardlines Hindutva state. It is not. The constitution is about supreme, about everything. The Prime Minister himself pledges by the constitution when he speaks in the parliament. Right, he does. And then what do we see here? The acts and acts of every member of the BJP, the leader to the smallest person, is totally against the tenets of the constitution itself. We are disrobing the constitution by acting arbitrarily in a manner, because the constitution has said, without religion or whatever religion you believe to, you are all one national character. Secularism is the pillar, the tenet of the constitution. You can't destroy it. You can't destroy it by the way of erosion. You can't destroy the way of arbitrary acts that you're doing, pushing it down the throat of the people, forcing it down the throat of the people. This is not how a democracy functions. And let me tell you, whenever they have acted like this, whenever they have tried to push it, the people have reacted, right. And pinned them on the ground. That's they said, right. nothing, we will not allow you. And that has been whether it's Delhi or the by-elections UP or wherever they try the hardline UP stand. or Bihar or elsewhere. Wherever the hardline Even stand Gujarat. was tried. Even Gujarat. Even They've Gujarat. lost in Gujarat. And it is not going down to any normal. And the best part over here is, Hindu ji, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, the best part over here is that Gujarat has the largest beef export in the country. It's one of the largest beef exporters in the country, the state of Gujarat. Now, my point is, what is the matter with these guys from Maharashtra? And why is Kirit Somaiya not talking to us? I still can't figure it out. He's a good friend of ours. He's known us now for a long, long time. Why is he not willing to speak on this subject? That's what I would really like to know. Why is he hiding? Mr. Kirit Somaiya, why are you hiding? You are a good friend of ours. You are a member of parliament. You are the one responsible for pursuing this law and going across to the president and seeing to it that the president actually puts his name on the dotted line to turn it into an act. Why are you hiding? किरीट जी, आप इस तरीके से छिप क्यों रहे हैं? आपको सामने आना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए कि भाई जो बीफ एक्सपोर्टर हैं आज की तारीख में, जिसमें गैर मुसलमान जो हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, हुआ ओवर 90%, उनके सारे बिजनेस का क्या होगा? जो करोड़ों लोग बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का क्या होगा? जो आज की तारीख में जितने भी कुरैशी हैं, जो मतलब बुचर्स जो हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा?
क्या करने वाले हैं आप लोग? मतलब दिस इज एब्सोल्युटली स्ट्रेंज फॉर मी। प्रदीप सर, what are the immediate problems before the nation? आपने कहा कि हमको इकोनॉमी को सुधारना है। 1/3 of the population, आज पूरे देश के 1/3 हिस्सा is below the poverty line. Below the poverty line, not having 3 meals a day, 3 meals is a luxury for them. 1/3 of the people of this country, 1/3 लोगों को तीन बार खाना इज अ लग्जरी, वो खा नहीं पाते। हम एक बार के मील उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो आज हमारे सामने उद्देश्य क्या है? क्या हर घर में सुख शांति से लोग 3 बार खाए? He has to have a proper shelter over his home. He has to have decent livelihood. The standard of living has to be increased. क्या ये मुद्दा सामने है देश का, या ये एजेंडा है हिंदुत्व का कि गाय को बंद करो, बफेलोस को बैन करो, काव्स को बैन करो? एंड the point but is cow slaughter is already banned anyway. जहाँ तक गाय गौ हत्या का प्रश्न है, गौ हत्या के ऊपर तो कानून बहुत पहले से ही है। मतलब the point is this is absolutely beyond me. I mean I really don't know what you need to have a proper land acquisition act में बहस होना चाहिए। सब पार्टी को मिलकर उस पर बहस करना चाहिए। किसान को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? 4 गुना मिलना चाहिए, 8 गुना मिलना चाहिए, 10 गुना मिलना चाहिए। किसान को किस प्रकार से? बिकॉज आज के तारीख में महाराष्ट्र में आप देखोगे सीएम ने सीधा कहा कि 82% इज ड्राई लैंड, इरिगेशन तो असंभव है। जो विदर्भ और पूरा मराठवाड़ा में तो आई डोंट थिंक इन अनदर 5 years यू हैव अ प्लान दैट यहाँ के पानी वहां तक कैसे पहुंचे, किसान के खेत में कैसे पहुंचे, वो प्लान अब तक कुछ भी नहीं है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड ओवरनाइट। वो हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने किशोर तिवारी जितने फार्मर्स के लीडर्स हैं वो बोल रहे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा, किसान का जो फार्म प्रोडक्ट्स है वो खरीदा नहीं जा रहा है। Even dairy products. Forget about everything else. Let's talk about it. Let's talk about the fact that these people have put a ban on beef products. Even dairy products are not being sold today. आज की तारीख में औरंगाबाद में, अहमदनगर में जो दूध पड़ा है बिल्कुल वैसे का वैसे ही लोगों ने हाईवे के ऊपर अपना दूध डिला दिया है, लिटा दिया है दूध को पकड़ के। उसको मतलब they have spilt all the milk on the highway. डेली प्रोडक्ट्स को स्टोरेज फैसिलिटीज करने के लिए सरकार ने कुछ फैसिलिटीज नहीं बनाए। Wait a minute, Pradeep. Let's talk to Mayank Jain, our old friend from the Aam Aadmi Party. Mayank, very good evening to you. Good evening, sir. Mayank जी, आज क्या आप अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहेंगे या आर्य मिल्क कॉलोनी के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस पे आप बात करना चाहें आप बात करें। आप जिस पे बात करवाना चाहें मैं कर लूंगा, डोंट वरी। ये आप बताएं कि लोग, सबसे पहले तो एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, मतलब आपकी आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी नहीं, हमारी भी है। आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? क्योंकि सब लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं जिस प्रकार योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी को बाहर किया गया। और आज मयंक जैन जी ने जो कहा अपने ब्लॉग में कि भाई मयंक गांधी जी ने जो कहा, चलिए मयंक बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं अभी। मयंक गांधी जी ने जो अपने ब्लॉग में कहा कि भाई जब लोग खुद जाना चाहते थे, खुद तैयार थे इस्तीफा देने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करके बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ? मयंक जैन जी आप ये बताएं आखिरकार क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में? हैज द आम आदमी पार्टी आल्सो बिकम लाइक, पूरी बात सुन लीजिए, क्या आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह हो गई है? क्योंकि माफ कीजिएगा, महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का रथ जो है वो जमीन से 4 इंच ऊपर चलता था जब तक के युधिष्ठिर जी के मुंह से झूठ नहीं निकला कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या आपकी ये अश्वत्थामा मोमेंट है? अश्वत्थामा मारा गया, क्या आप लोगों की जबान से निकला है? बताएं मयंक। सर एक बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी अगर नॉर्मल पार्टियों जैसी होती ना जी, तो वॉलंटियर्स इतने उदास और निराश नहीं होते जी। ठीक है, नॉर्मल पार्टियों के वॉलंटियर्स कैसे होते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हम कल रात से नहीं सोए हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टी में जो भी हो रहा है उससे हम नाराज हैं। हमें इस पार्टी से सर, हमें इस पार्टी से मिल्किंग काउ नहीं है हमारे लिए पार्टी है कि हमें इस पार्टी से फायदा उठाना है। अगर और पार्टियों जैसी होती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बोलते ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, हमें अपना काम तो चल रहा है, हमारी कमाई तो चल रही है। इस पार्टी डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसके वॉलंटियर्स डिफरेंट है। दूसरी चीज, राइट, आई होप दैट रिमेन्स, आई होप दैट रियली एंड ट्रूली रिमेन्स, आई होप दैट डिस्कशन कंटिन्यूज। आज आप ट्वीट पढ़िए, सीनियर जर्नलिस्ट के यही आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो भी हो अभी भी उनके वॉलंटियर्स अंधभक्त नहीं है किसी और। आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। आज अगर मैं किसी के बारे में भी लिख सकता हूँ तो कन्विक्शन से साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चमचागिरी का कल्चर नहीं है सर। जी दुरुस्त बात, बिल्कुल। और हमारी पढ़ाई लिखाई अगर हमको ये चमचागिरी करने पे मजबूर कर दे तो उस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है जी, और आम आदमी पार्टी में होने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और हम सर एक बात है छोटी सी, कल हम पार्टी में होते या नहीं होते दैट्स अ डिफरेंट इशू, पर अगर हम निकल भी जाते हैं तो हम किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। दुरुस्त बात, ये मतलब हमारा पॉलिटिक्स में करियर नहीं है, हम यहाँ पे आए थे तो सैक्रिफाइस करने के लिए कर रहे हैं, आप जानते हैं। जी दुरुस्त बात। दूसरी बात है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में हो रहा है, मुझे लगता है मैं ये सोच रहा हूँ लेट टाइम टेक इट्स ओन कोर्स, 1-2 दिन निकल जाए
मुझे लगता है पिक्चर विल बी मोर क्लियर। और बाकी मैं तो हमेशा बोलता हूँ डिसेंट की जगह तो आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा है। आपने जब ये कहा ना कि और पार्टियों जैसे हो जाती, तो इसमें भी थोड़ा गलत है सर। और पार्टियों में डिसेंट दिखाने का मतलब, मैं उम्मीद करता हूं मयंक जी जो आप बोल रहे हैं वैसा ही हो, ऐसा ही हो। सर हम भी उम्मीद ही कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, हम तो चाहेंगे कि एक उम्मीद की किरण जो जागी थी आम आदमी पार्टी को लेकर के, वो कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। एक नए किस्म की राजनीति जो पूरे देश में आ गई है उसको चलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। जी बताएं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई है जी, कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो डिफेंसिव नहीं हुए, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं जी कि ये क्यों हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, यूजुअली हम डिफेंसिव हो जाते हैं, कोई बात नहीं यार लीडर है अरविंद, नहीं अरविंद लीडर हमें, तो अरविंद भी हमारे लिए हमें अकाउंटेबल है। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। एक और चीज सर, एक और चीज अच्छी हो रही है, दिल्ली में जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसको बिल्कुल दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखा जा रहा है, जो एक और अच्छी चीज है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविकता में तो क्राइसिस है नहीं, अगर एक तरीके से देखा जाए। क्राइसिस इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है इसलिए क्राइसिस है, क्योंकि हर तरफ हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से बात हो रही है। सबसे बड़ी बात ये और प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है सर क्योंकि ये आम वॉलंटियर्स नहीं, ना ही आम पार्टी है। बेसिकली यहाँ पे डिसेंट होना स्वाभाविक है। और दूसरी चीज, दिल्ली में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है, जिन लोगों ने हमको 67 सीट दी उनको हम कोई धोखा नहीं दे रहे, उनका काम आज भी बिल्कुल शिद्दत से हो रहा है। राइट, नाउ कैन वी कम बैक टू मुंबई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरए। आपको मुबारक हो, आपका अभिनंदन। सुनने में आया है कि जो मेट्रो डिपो है उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। सर बहुत अच्छे, खबरों पे नहीं जाएंगे जी, ये पहले भी एक हफ्ते पहले कहा गया था, जिस दिन वह काम बंद हो जाएगा उस दिन हम मान जाएंगे जी। लेकिन क्या काम बंद हो गया? क्या वास्तविकता में उसको डिसमेंटल किया जाना शुरू हो गया है या नहीं? क्या अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों को जो खबर आई है सुबह सुबह वो ये है कि बस उसको डिसमेंटल कर लिया जाएगा, होली के बाद वो काम शुरू होगा, दैट मेट्रो डिपो विल बी डिसमेंटल, ऐसा कहा गया। अगर ये खबर जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वास्तविकता में होती है जी, तो मुझे लगता है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, ये हर उस मुंबई करके जीते जिसने आरए को अपना घर समझ के उसको बचाने की कोशिश की जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर हमारा काम चलता रहेगा। अभी देखिए छोटी सी बात है जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा टीचर्स का उठा रहे हैं जी, और कई चीज ऐसी है, 25 लाख टीचर्स को जिस तरह सर्च किया जा रहा है जी, आज ही डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन से लड़के आ रहे हैं जी, और बहुत जल्दी आप देखिएगा वहां भी धमाका करने वाले हैं बहुत बड़ा। Wonderful, absolutely wonderful, Mayank. Thank you very much. One second, Mayank. I think Pradeep wants to ask you something. Pradeep, you want to ask something? Go ahead. What I'm asking is, everybody who thought about Delhi and the entire euphoria that was created about Delhi, the enthusiasm, the exuberance, all has died down. The people are seeing Arvind Kejriwal as a dictator who stifles and destroys dissent. How are you going to do it? I mean, people in Mumbai are slightly disillusioned because मुंबई चुनाव में सब लोग ने, जैसा बजाज साहब ने कैंपेन चलाया, 36,000 करोड़ के बजट वाले बीएमसी को आप हिला के रख देंगे पॉलिटिकल, तो एक नया उम्मीद सा जाग गया था। अब ये सब होने के बाद लोगों में थोड़ा डिसइल्यूजनमेंट आ गया है। नहीं प्रदीप जी, इसमें दो चीजें हैं। देखिए डिसइल्यूजन जहां आना चाहिए था, हमारी लीडरशिप में अब टकराव हो रहा है, ठीक है, पर डिसइल्यूजन लोगों के लिए तब आना चाहिए था जब दिल्ली में हम गवर्नेंस करना छोड़ देते। ठीक है ना, दिल्ली में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता इतना फास्ट किसी सरकार ने आज तक काम किया होगा। दूसरी चीज, आज लोगों ने 67 सीट हमको दिए तो इसलिए नहीं दी कि हमारा ऊपर का लीडरशिप क्या करता है, उनको मतलब है कि उनको गवर्नेंस किस तरह काम दे रहे हैं यहाँ, इसलिए बिकॉज मयंक गांधी जो आपके महाराष्ट्र में भी बहुत प्रभावित थे, आई मीन ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, आज वो भी ऐसे स्टैंड ले लिया कि पूरे यहाँ नहीं वहाँ, so everything seems to be very cloudy, hazy. How are you going to take on? Because people wanted to take on the BMC elections are coming after 1.5 years. You don't seem to be prepared for that. And you are getting a huge amount of support for it. Yes, exactly. People, the reactions that Mr. Bajaj Sahab was getting on the studios about Aam Aadmi going to enter the BMC and shake the foundations of 36,000 crore budget that was being misutilized. Or aaj, I mean, everything seems to be... Mayank is somewhat disappointed. That's the whole point. Please एक पॉइंट में रखना चाहूंगा, एक लाइन है ये। हाँ बोलिए। प्रदीप जी एक चीज याद रखिएगा, हम अभी भी चोर नहीं हैं, हम अभी भी हमने कोई गलती नहीं की। हाँ, हमारे लीडरशिप में टकराव हुआ है, तो डिसेंट मुझे लगता है एक अच्छी चीज है और ये मेरे को लगता है कल परसों सॉल्व हो जाएगा। डिसइल्यूजन तब होना चाहिए था जब हम चोर बाजारी बाकियों की तरह करते, स्कैम्स करते, तो अभी हम अपने उसूलों पे टिके हुए हैं और टिके रहेंगे। जिस दिन इस पार्टी का वॉलंटियर चले गया, समझ जाइए पार्टी खत्म है। Mayank, we'll let you go on that. Mayank, we'll let you go on that. I don't think we're going to rile you too much on that. But anyway, thank you so much. Thank you. Thank you. And congratulations for the RA Milk Colony campaign. Thank you. And happy Holi to you both. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Right, Pradeep, the fact remains that as far as the Aam Aadmi Party is concerned, I really wish they hadn't done it. Truthfully speaking, and one of the reasons, and one of the things that mine came out with was the fact that the Aam Aadmi Party volunteers all over the country are really questioning this decision, which is a very good thing. You don't see that in any other party. किसी और पार्टी में ये देखने को नहीं मिलता है. एक बार मतलब अगर जैसे CPIM के पोलिट ब्यूरो ने एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया. मतलब दैट्स अ कार्डर बेस्ड पार्टी. जहाँ तक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का प्रश्न है, हर एक कोई सवाल पूछ रहा है. यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, which I think is not a bad thing. It is good thing, sir, because if you see the margin of votes that he has won is just 3. And there were a lot of abstentions also, 11 to 8, and it's not totally that Kejriwal rules the roost in Aam Aadmi Party. Though and very frankly, the way I look at it, the way I call it, I think as soon as Arvind comes back from Bangalore, he'll have to shake hands with Yogendra Yadav and with Prashant Bhushan. He can't do without them. Let's be very clear. Until now, both Yogendra Yadav and Prashant Bhushan have not said they are leaving the party. They said they're very much within the party. Let Arvind come back. Let there be a proper discussion on the entire thing, and it is only then that that should go through. And here I disagree with Mayank Gandhi. Mayank Gandhi should not have abstained. Mayank Gandhi should have voted against. Let's be very clear. So the margin would have been down to 10 to 9. Instead of 11 to 8, it would have been 10 to 9. Instead of 3, they would have won by just 2 votes. That's what would have happened. Pradeep. Yes, exactly. It's not a sweep at all. It is not a sweep. I mean, you can't expect that they believe that whatever Kejriwal says is Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is Kejriwal and Kejriwal Aam Aadmi Party. No, the people have voted and just margin of 3 votes with a lot of abstentions coming in. As you said, 11-10, and this, as you said, is good for democracy. 11-9. It would be 11-9. If Mayank had also voted, it would have been 11-9. Very frankly, that's where I disagreed with Mayank. And Mayank, of course, talked to me on the phone. He said that he will not be giving a phone in because he said, as far as he's concerned, he's not authorized by the party to talk about it, and he's not the sort of chap who leaks letters and other things. But he has said whatever he had to say on the blog because a lot of volunteers wanted to know what really went on inside. And I think that's a very good thing. And so far, the fact that Mayank Gandhi has also not been expelled or suspended from the party also shows that the Aam Aadmi Party is waking up to the fact that, hey, listen, people want you to be different, people want you to be honest, and we have lots and lots of hopes on you. So remain honest, remain transparent. We may not agree with you all the time, but disagreement is what is the root of democracy. Disagreement is the lifeblood of democracy. Let that prevail. Finally, Pradeep, coming back to the issue at hand, which of course is 5% quota in educational institutions and beef ban. By going after Muslims in this way, Mr. Devendra Fadnavis is really and truly making himself very, very vulnerable to what Kiran Bedi described as ambush voting against him at any point of time. यानी अगले BMC के चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि माइनॉरिटी वोट आपके पास आएगा. प्रदीप. Not only the minority votes, sir, a major portion of the Hindu votes that voted for the BJP-led government in Maharashtra. BJP never scored so many seats in the assembly. Never in the history of BJP had they so much. Never. So it is not only the majority of the undecided Hindu vote had voted for the BJP, they had voted for development. Because Maharashtra में आप देखो मुंबई महाराष्ट्र totally 2009 से जिस प्रकार से माइनस हो गया था, नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, उस ग्रोथ को पॉजिटिव करने के लिए लोगों ने वोट दिया है. आपको डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है. मगर अगर आपने डेवलपमेंट को मिस इंटरप्रेट करके हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा तो देन सिर्फ वही बात नहीं है. दूसरी चीज ये है डेवलपमेंट का एजेंडा और ग्रामीण विकास का एजेंडा. जैसे किशोर तिवारी जी बार बार कहते हैं कि पूरा विदर्भ जो है आज की तारीख में पूरे के पूरे विदर्भ ने भारतीय जनता पार्टी को अंधाधुंध वोट किया है. दोनों लोकसभा चुनाव में और असेंबली चुनाव में, दोनों में. Vidarbha, anyway, the Bharatiya Janata Party used to be very strong, but both in the Lok Sabha election, in fact, they have swept all 12 seats. पूरे 12 सीट जो है total sweep. Even the assembly there was a total sweep. और असेंबली में जितनी भी असेंबली सेगमेंट है तकरीबन सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं. तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोच लेना चाहिए कि एक तो ग्रामीण वोट और दूसरा अल्पसंख्यकों का वोट और तीसरा जो मेजॉरिटी फ्लोटिंग वोट है, which by the way is the biggest chunk of the vote, which determines whether or not a government will come to power. That is not coming to you. That Definitely. The sentiments right now, the sentiments after say right now the sentiments are totally against, because they believe this is not the people that we voted for. We never voted for this. This is not the agenda that you thrust upon the people. This is not what we have voted for. We have voted for development, for upliftment, raising the standard of living. और इस चीज को भूल के अगर वो करते हो, then probably the next elections could be the Waterloo.
the Waterloo. I think the new indication will come from the BMC elections. BMC elections itself. क्योंकि जिस प्रकार अभी आम आदमी पार्टी काम कर रही है और जैसे अभी मयंक जैन ने बोला और जिस प्रकार वहां पर एक अंतर्कलह चल रही है, एक अंतर मतलब एक इंटरनल डिबेट वहां पर चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इससे और भी ताकतवर इमर्ज करेगी। और जहां तक कि मुंबई का प्रश्न है, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी मुंबई में काम कर रही है, यू माइट सी ए ह्यूज सरप्राइज इन मुंबई इन 2017, क्योंकि ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बोथ आर डिस्क्रेडिटेड पार्टीज। कांग्रेस वेरी अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट एनी मोर। बची आम आदमी पार्टी। हो सकता है कि बीएमसी इलेक्शन में जो 36,000 करोड़ सालाना बजट वाली बीएमसी है, हो सकता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो। मुझे ऐसा लगता है। प्रदीप। Exactly, this is what, there's a huge vacuum, sir. Huge vacuum. The corrupt Congress and the NCP that people have voted out, and they elected the BJP and allies, thinking that this is a plank that we are talking about. There's something positive things going to happen, but that itself they've been disillusioned, and the only alternative unke samne, where the hotbed of corruption exists, the BMC. 36,000 करोड़, ये फिगर सुन के लोग पागल हो जाते हैं। 36,000 करोड़ जो बार बार आप बोलते रहते हो, इसमें लोग जागरूक होता है कि 36,000 करोड़ में मुंबई में हमको क्या मिल रहा है। करेक्ट। That is, and they wanted a complete change, a whitewash. जैसे किसी ने कहा कि BMC is actually the Bureau of Managing Corruption. That is it. And only corruption is there as far as the BMC is concerned. 36,000 करोड़ कुछ होता है क्या? आप मुझे ये बताइए। जैसे खैरनार साहब यहीं बैठ करके बोल रहे थे कि सिर्फ 15% के अंदर मुंबई शहर की कायाकल्प हो सकती है। आज की तारीख में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट है वो 36,000 करोड़ का है। 36,000 करोड़ का। एंड दिस बाय द वे इज नॉट काउंटिंग द MMRDA, दिस इज नॉट काउंटिंग द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट काउंटिंग द कलेक्टर्स बजट। दोज आर सेपरेट। द एक्चुअल बजट फॉर मुंबई एक्चुअली गोज अप टू 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ के अंदर आपको क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, नो वाटर सप्लाई, नो इलेक्ट्रिसिटी, garbage which is hardly ever lifted, and one of the dirtiest cities in the world. मतलब it is the 8th dirtiest city in the world. And we are getting all this after paying 36,000 crores officially. Actual figure क्या है? When we come back tomorrow, we'll talk about 36,000 crores is the amount of corruption that goes into it. That's right. Well, people have to pay more in spite of paying the taxes and the budget. You pay more by the way of corruption, and then क्या मिल रहा है? And this is really, लोगों में एक दिल में एक दर्द हो रहा है। ये 36,000 करोड़ के फिगर बार बार जब बोलते हो, लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि what are we doing, और अब तक हम जागरूक क्यों नहीं हैं? And what is the excuse which is given, Pradeep? The excuse which is given is 36,000 crores में से 70% तो सैलरी में जाता है। But who is responsible for all this? Who is responsible for all this? 36,000 करोड़ में से आप 21 के 22,000 करोड़ हमारा पैसा आप अपनी सैलरी देने को इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। We don't accept it. We are the clients. You are working for us. Start working or go. And I'm sure they'll go this time. Right? That's it. That's all we've got for you as far as the night show is concerned. Pradeep and I, of course, will be back tomorrow. Tomorrow, of course, is Holi, but we'll still try and come back. You keep watching Lemon News. जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम होंगे यहीं पर वापस. As far as you guys are concerned, please do send in your mails on insidestory@lemonnews.com, and of course send in your SMSs on 56767. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767.